नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात सीआरपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। परंतु दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके द्वारा लाइक किए जाने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम और अधिक ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप आरजेएस, एमपीजेएस, यूपीजेएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विस, गुजरात जुडिशियल सर्विस, एपीयू या जेएलओ का एग्जाम यदि आप देना चाहते हैं या दे रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े प्रश्न इन एग्जामों के अंतर्गत कई बार पूछे ही जाते हैं। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि संभव हो सके तो अपने साथ सीआरपीसी का बेयर एक्ट लेकर बैठें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली संबंधित प्रश्न से जुड़े सभी सेक्शन आसानी से और एक ही बार में क्लियर हो जाएं, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे और समझने में भी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी से जुड़े प्रश्नों के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अप्राकृतिक मृत्यु या संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने या रिपोर्ट देने के अधिकार पुलिस को प्रदान करती है। तो सेक्शन 174 में यह प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 174 अर्थात 174 के अंतर्गत आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना, इस संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जीव जंतु या किसी यंत्र द्वारा, दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर या और वहां पड़ोस के 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा, मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें घावों, अस्थिभंगों, नील या क्षति के चिन्हों को जो कि शरीर पर पाए जाते हैं उनका वर्णन करेगा, और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से या किस आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो तो किए गए प्रतीत होते हैं। तो धारा 174 आत्महत्या आदि के संदर्भ में पुलिस द्वारा जांच करने और रिपोर्ट देने के बारे में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में यह उल्लेखित किया गया है कि अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है। तो इसके अंतर्गत धारा 157 प्रावधान करती है इस संबंध में, जिसमें कहा गया कि अन्वेषण के लिए क्या प्रक्रिया होगी।
प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा कि यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इतला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह होने करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए 156 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने को सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने के लिए और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्न पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणता या विशेषता आदेश द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए। तो अन्वेषण की प्रक्रिया 157 के अंतर्गत बताई गई। यहां इसका एक परंतु दिया गया है। कई बार प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अन्वेषण करने से मना कर सकता है या अन्वेषण नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो इसका परंतु भी कहता है कि यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए उसके पास आधार नहीं है तो वह मामले का अन्वेषण नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 अर्थात 159 के अधीन अपराध के होने कमीशन ऑफ ऑफेंस की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आदेश कौन दे सकता है? तो इसके लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए 1 और 2 दोनों आदेश दे सकते हैं, अर्थात धारा 159 इस संदर्भ में प्रावधान करती है और जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट जिसे संज्ञान लेने की अधिकारिता है और मजिस्ट्रेट जो अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। धारा 159 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है या यदि वह ठीक समझे तो इस संहिता के उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट द्वारा 159 के अधीन शक्तियों का उपयोग कब किया जा सकता है? तो जब पुलिस ने मामले का अन्वेषण नहीं करने का निर्णय लिया है, जब पुलिस ने मामले का अन्वेषण नहीं करने का जब निर्णय लिया हो, ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट धारा 159 की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि 159 में कहा गया कि ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है या यदि वह ठीक समझता है तो इस संहिता के उपबंधों की रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी को प्रतिनियुक्त कर सकता है जब पुलिस मामले का अन्वेषण नहीं करने का निर्णय ले ले। ऐसी परिस्थिति में अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा ली जाती है? तो पुलिस द्वारा साक्ष्यों की जो परीक्षा ली जाती है वह 161 के तहत ली जाती है। 161 के बयानों के तहत पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा ली जाती है। धारा 160 प्रावधान करती है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, अर्थात पुलिस अधिकारी साक्ष्यों को हाजिर होने के लिए कह सकता है, धारा 160 के तहत उन्हें बुला सकता है
इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन साक्ष्यों की परीक्षा जो है वह धारा 161 के तहत वह कर सकता है। अतः इसका सही आंसर होगा नंबर 3। धारा 161 जो है वह प्रावधान करती है पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा के संदर्भ में। धारा 161 में कहा गया कि कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार ने साधारणता या विशेषतः आदेश द्वारा इस निमित्त विहित किया है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। अर्थात इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वह किसी भी साक्षी की मौखिक परीक्षा ले सकता है। इसी का सेकंड पार्ट कहता है 161 का उपधारा 2 कहती है कि ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तर की प्रकृति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या संपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामलों से संबंधित उन सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा पुलिस अधिकारी उससे पूछता है। अर्थात जब उसे मौखिक परीक्षा की जाती है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वह विवश नहीं है जो उसे स्वयं आपराधिक आरोपों में डालते हैं। उसके सिवाय अन्य समस्त प्रश्नों का जवाब देने के लिए वह आबद्ध है। अगला है इसी के अंतर्गत धारा 161 का उपधारा 3 कहती है कि पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। प्रस्तुत प्रश्न में भी यही पूछा गया कि साक्ष्यों की परीक्षा ली जा सकती है, तो धारा 161 की उपधारा 3 के तहत ऐसे साक्ष्यों के कथन को लेखबद्ध किया जा सकता है और इस दौरान उनके समक्ष किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलेख करता है। इसका एक परंतु है जिसमें कहा गया कि यह की उपधारा के अधीन किया गया कथन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी अभिलेखित किया जा सकता है। अर्थात उनके जो कथन हैं, उनके स्टेटमेंट देते समय उनकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। और इसका एक और परंतु यह और है कि ऐसे किसी स्त्री का कथन जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 अर्थात लज्जा भंग 354 की जितनी भी उपधाराएं हैं कैद से लेकर गैर तक की, साथ ही 376 अर्थात ब्लासंग की जितनी भी धाराएं हैं कैक है गैर तक डे तक तथा 509 के अधीन किसी अपराध के लिए किए जाने का प्रयत्न किए जाने के अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित किए जाएंगे। धारा 161 के तहत यह प्रावधान दिए गए हैं। साथ धारा 162 यही प्रावधान भी करती है कि जो लेखबद्ध कथन है उन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत किसको अभिलेखित करने की विशेष प्रक्रिया है, इस कथन में सही कथन को चिन्हित करें। तो धारा 164 के तहत जो होता है वह अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय की गई स्वीकृति या कथन अभिलिखित करने की विशेष प्रक्रिया है। धारा 164 की जो बयान है वह प्रावधान करते हैं स्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि स्वीकृति क्या है। तो स्वीकृति वह है 1 और 2 दोनों, अर्थात
उस व्यक्ति द्वारा की गई सह स्वीकृति है जिसके ऊपर अपराध का कोई आरोप है। धारा 164 के तहत बताया गया ये कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप है उस व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति ही सह स्वीकृति कहलाती है। वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है स्वीकार करता है कि उसने अपराध किया, यह चीज सह स्वीकृति कहलाती है धारा 164 के तहत। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन सह स्वीकृति को कौन अभिलिखित कर सकता है। धारा 164 के तहत कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 164 के तहत सह स्वीकृति के कथनों को अभिलिखित कर सकता है। धारा 164 की जो उपधारा 1 है वह प्रावधान देती है सह स्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने के संदर्भ में, जिसमें कहा गया कि कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले की अधिकारिता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन या तस्मह प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेक्षण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व या किसी भी समय अपने से की गई किसी सह स्वीकृति को या कथन को अभिलिखित कर सकता है। इसका परंतु साथ में यह भी कहा गया कि परंतु ये और है कि उपधारा के अधीन की गई सह स्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता के समक्ष ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी अभिलिखित किया जा सकता है। यानी कि चाहे तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में उसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही इसका परंतु एक और कहा गया, परंतु ये और है कि पुलिस अधिकारी द्वारा सह स्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी जिस पर मजिस्ट्रेट की शक्ति तस्मह प्रवर्त किसी विधि के अधीन प्रदत्त की गई हो। अर्थात पुलिस ऑफिसर द्वारा तो किसी भी रूप में सह स्वीकृति को अभिलिखित नहीं किया जा सकेगा। अगला है प्रश्न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के अधीन प्रत्येक पुलिस अधिकारी अन्वेक्षण में की गई अपनी कार्रवाई को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा। उक्त केस डायरी विचारण के दौरान अपनी सहायता के लिए कौन मंगवा सकता है। तो 172 धारा 172 इस संदर्भ में प्रावधान करती है 172, और जिसके तहत न्यायालय और पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी स्मृति ताजा करने के लिए उसे मंगवाया जा सकता है। स्मृति ताजा करने की जो प्रावधान है वह इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा में दिए गए हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 159 स्मृति ताजा करने के प्रावधान बताए गए हैं, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। और धारा 172 जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत है, जिसमें केस डायरी के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, अन्वेक्षण में कार्रवाइयों की केस डायरी। तो इसमें बताया गया 172 में कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेक्षण करता है, अन्वेक्षण में की गई अपनी कार्रवाइयों को दिन प्रतिदिन पर डे एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिलती है, वह समय जब उसने अन्वेक्षण आरंभ किया, और वह समय जब वह उस स्थान या वह स्थान जहां वह गया और अन्वेक्षण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण वह उस केस डायरी में लिखता है। और उस केस डायरी का प्रयोग 159 के तहत न्यायालय या पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो इसकी धारा 172 सीआरपीसी के उपधारा 1 में कहा गया कि धारा 161 के अधीन अन्वेक्षण के क्रम में साक्ष्यों के अभिलिखित कथन विवरण अभियोग दैनिकी में अंतः स्थापित करेगा कि किन किन के स्टेटमेंट उसने लिए हैं, और उल्लेखित दैनिक जिल्द में उनका उल्लेख किया जाएगा और सम्यक रूप से उनका पृष्ठांकित किया जाएगा। धारा 172 उपधारा 2 कहती है कोई भी दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है,
और ऐसी डायरियों को मामले के साक्ष्य के रूप में नहीं किंतु जांच और विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ले सकता है। तो धारा 172 की उपधारा जो है वह प्रावधान करती है 159 इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए। साथ ही 172 की उपधारा 3 में कहा गया कि ना तो अभियुक्त और ना ही उसका कोई एजेंट, अभिकर्ता या एडवोकेट ऐसी डायरी को मांगने का हकदार होगा और ना वह केवल इस कारण उन्हें देखने का हकदार होगा कि वह न्यायालय द्वारा देखी गई है, किंतु यदि वह उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति को ताजा करने के उपयोग में लाता है, यदि न्यायालय उन्हें पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है, यथास्थिति धारा 161 या 145 के उपबंध लागू होंगे। अगला प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से किसी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अधीन केवल जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सशक्त कर सकती है, जिसे न्याय के उद्देश्य पूरे हो सकें। तो धारा 206 के तहत 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर होगा। ऐसा अपराध जो धारा 320 के अधीन क्षमनीय है और ऐसा अपराध जो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह से अधिक की नहीं है या केवल जुर्माने से दंडनीय है या 3 माह और जुर्माने से दंडनीय अपराध यदि कोई है, तो उसलिए धारा 206 के अधीन केवल जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जा सकता है ताकि न्याय के उद्देश्य सफल हो सके। धारा 206 प्रावधान करती है छोटे अपराधों के मामले में विशेष तौर पर सम्मन जारी करने के लिए, स्पेशल सम्मन इन केस ऑफ पैटी ऑफेंस, कि यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260 या 261 के अधीन संक्षिप्त निपटाया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे जिसके प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए कि उसके लिए सम्मन जारी करेगा, वह निर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या फिर उसके प्लीडर द्वारा हाजिर होगा, या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोपी को आरोप को दोषी होने का अभिवचन करना चाहेगा, तो लिखित रूप से अभिभाग और सम्मन में विनिर्दिष्ट जुर्माना की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व भेज देगा। यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है, तो ऐसे प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माना संदाय करे। तो छोटे मामलों में पैटी ऑफेंस में विशेष सम्मन जारी करने की प्रक्रिया धारा 206 में बताई गई। साथ ही इसका एक परंतु कहा गया कि परंतु ऐसे सम्मन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 रुपए से अधिक की न हो सकेगी, यानी 1000 रुपए से अधिक का जुर्माना ऐसे मामलों में नहीं किया जा सकेगा। तो प्रस्तुत प्रश्न में पूछा गया कि ऐसे कौन से अपराध हैं जिनमें धारा 206(1) के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। तो धारा 320 के सीआरपीसी के तहत जिन अपराधों को क्षमनीय घोषित किया गया है, ऐसे मामलों को पेटी ऑफेंस के रूप में सम्मन जारी किए जा सकते हैं। साथ ही ऐसे अपराध जिनमें 3 माह तक की सजा के प्रावधान दिए गए हैं या फिर केवल जुर्माने के अपराध हैं, तो ऐसे मामलों में भी विशेष सम्मन जारी किए जा सकते हैं। और जब ऐसे सम्मन जारी किए जाएंगे तो ऐसे मामलों में 1000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े थे। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया यदि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।